दोस्तों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि M1, M2, M3 अलग अलग मॉडलिंग लेवल्स क्या होते हैं और ये मॉडलिंग लेवल समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब आप इस किसी तरह के लेयर्ड आर्किटेक्चर पर काम करते हो तो आपको ये फॉलो करना पड़ता है कि आप पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कैसे आएगा। यदि आपके पास सिस्टम या प्रोसीजर बना हुआ है तो चीज़ें आपको थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। इसलिए मॉडलिंग का लेयर्ड आर्किटेक्चर में बहुत ही विशेष योगदान है। तो हम देखेंगे कि मॉडलिंग वाई इन ऑटोसार कि हम इसको करते ही क्यों हैं, आखिर कारण क्या है। तो कारण जैसा मैंने बताया कि ये एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है ऑटोसार की तरह का। इसमें 2-3 लेयर हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सब लेयर्स बनेंगी। जैसे RTVAB आ गई, BSW के अंदर तो इतनी सारी सब लेयर्स होती हैं कि आप हिसाब ही नहीं लगा सकते। अलग अलग कंपोनेंट्स, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। तो यदि आप, ऐसा नहीं है कि एक इंजीनियर यहाँ पे जो यहाँ पे काम कर रहा है वो पूरा इसको संभाल लेगा, ये नहीं हो सकता। उस केस में जो यहाँ का स्पेशलाइज बंदा है वो, उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो यहाँ जाएगा, और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो यहाँ जाएगा। मतलब उसको बहुत टाइम लगेगा। मतलब इस लेयर में ही आप मतलब 5 से 10 साल आप मान के चलो कि लग ही जाते हैं। कितना भी जल्दी सीखोगे तो काम आने में टाइम लग जाता है सीखने। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको यहाँ का पूरा मॉडल और बिहेवियर एनालिसिस मालूम होता है, पिक्टोरियल फॉर्म में होता है तो ईजी हो जाता है। साथ ही साथ में आपको वर्क प्रोग्रेस देखना, ये काम करना, वर्क प्रोग्रेस चेक करना, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे है ना। साथ ही साथ में डिप्लॉयमेंट कैसा हो रहा है ना, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप नेविगेट कर सकते हो, ठीक है, कैसे, क्योंकि सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो टेम्पलेट्स के फॉर्म में है तो नेविगेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब ये कैसे होता है, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ इस डायग्राम में। अब आप जैसे यहाँ पे चले गए, अब आपको मालूम है वर्क इन प्रोग्रेस, आप ये इस सेक्शन में देख रहे हो तो M0 वाला जो सेक्शन है इसमें काम कितना हो गया, क्या हो गया, ये आप चेक कर सकते हो। अभी जैसे कि मैं इस डायग्राम को पूरा स्मॉल कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, तो आप देखेंगे M1, M2, M3 ये 3 मॉडलिंग लेवल हैं। M3 सबसे टॉप वाला है, M0 बॉटम वाला है। अब इसमें आप यदि इसके अंदर कंपोनेंट चेक करेंगे तो RT के लेवल पे जाएंगे तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि मैंने अपना जो है टेम्पलेट रेडी कर लिया है और मेरा जो इंस्टेंसेस हैं वो बन गए हैं। तो अब मैं क्रॉस वेरीफाई तो करूँ कम से कम। कैसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि मैंने टाइप डेफिनेशन यही रखी है कि नहीं रखी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, ठीक है। एलिमेंट वाला जो मैंने एरे बनाया उसमें एरे साइज़ 5 रखना था, 5 ही रखा है, ज़्यादा तो नहीं। कैटेगरी कौन सी रखनी है ना। इसी तरह से अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये डायग्राम है ना, ये दिख छोटा रहा है लेकिन इसमें सारे स्पेसिफिक फीचर्स, प्रॉपर्टीज़, सिमेंटिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपको सब मिलेगा। तो जब आप उसको आप प्रोग्राम बनाएंगे या उसकी एप्लीकेशन जनरेट करेंगे या XML बनाएंगे या मतलब जो भी आप करेंगे ना, जिस भी मॉडलिंग लेवल में होंगे तो आप वो इसके हिसाब से करेंगे। इसलिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं अलग अलग टाइप की दिखा सकता हूँ, मतलब चित्र देखने में कुछ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। रिकॉर्ड डेटा टाइप यदि आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो आपका फंक्शन का स्ट्रक्चर तक दे रखा है कि कैसे बनेगा, तो आपको इसी तरह से ही बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी करेंगे, क्योंकि OMG के जो मॉडलिंग लेवल्स हैं उसको फॉलो करता है ना। तो आपने जब कुछ भी करेंगे तो आपको यहाँ पे आके क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। ये वो शीट है जो आपको गाइड करती है कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, ठीक है ना। अभी तो इसमें 2-4 चीज़ें और रह गई हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जैसे कि आपकी मेटा मॉडल की डेफिनेशन है कि मेटा मॉडल होता क्या है। मेटा मॉडल पे जाने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये किसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है जैसे वेंडर्स जो होते हैं ना, वेंडर्स के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन काम आती है। जो कि प्रोसेस इंजीनियर है उसके लिए इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। जो कॉन्सेप्चुअल वर्क करते हैं उसके लिए ये उतना रिलेवेंट नहीं है, नॉट टू मच रिलेवेंट,
ठीक है। लेकिन मतलब ये लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट में जैसा लिखा था या जैसा मैंने पढ़ा उसमें ये भी बताया था कि जो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग बिल्डिंग सिस्टम है, जो इंजीनियर जो सिस्टम बिल्ड में काम करते हैं उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन मेरे को लगता है कि सिस्टम जो बिल्डिंग सिस्टम में जो है बिल्डिंग सिस्टम्स है ना, स्पेसिफिक टू टू कोड या आपका जो BSW है ना, RTE और MCAL, इस लेवल पर तो ये ज़रूरी है। यदि जो इसके बियॉन्ड है ना, उसके लिए ये काम का नहीं होता। दिस नॉट नेसेसरली और नॉट रिलेवेंट है ना, इस तरह की मॉडलिंग का उनके लिए काम नहीं, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं ना वो सारी बात इन चीज़ों के हिसाब से हो रही। तो इस केस में तो काम आ जाएगा, लेकिन दूसरे केस में वो उतना काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आ जाता हूँ उस डेफिनेशन पे जिसकी मैं बात कर रहा था कि मेटा मॉडल क्या होता है। ठीक है, मेटा मॉडल क्या होता है, डेफिनेशन होती है जिसमें आपका रूल्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन है ना रहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, इंस्टेंस। ठीक है, बेसिकली हाउ टू डू इट। मेटा का मतलब होता है रफ, या जो मतलब पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, लेकिन मतलब इसका जो दूसरा मतलब मैं निकालता हूँ ये होता है माइनर लेवल पे भी कोई भी चीज़ बता देना, प्रिसाइजली स्पेसिफिकली आपको मालूम पड़ जाते हैं वो कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं है ना, और वो कौन सी सेट ऑफ डेफिनेशंस हैं जो फॉलो करके आपको आगे का काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा। उसके बाद एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं मेटा लेवल। मेटा लेवल ये जो है लेवल मतलब ये हो गया आपका मेटा मॉडलिंग लेवल, ये वैसे ही समझो आप मॉडलिंग लेवल्स। जैसे कि आपका M0 वाला जो काम करेगा वो M1 के काम आ जाएगा, M1 जो करेगा वो M2, M3 और M4, एंड ऑफ ऑल और मॉडलिंग। ठीक है, इसके साथ जो एक और चीज़ जो मैं आपको इस रेफरेंस डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बताई थी, इसमें एक और चीज़ बताई है जो मेरे को बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी और ऑटोसार से रिलेटेड भी है। तो इसमें इनने एक टर्म का यूज़ किया है जिसमें ये बोलते हैं रिफ्लेक्टिव मेटा मॉडल। रिफ्लेक्टिव मेटा मॉडल क्या होता है, ये मतलब रिफ्लेक्टिव का मतलब ही यही है कि मतलब जो M1 के जो काम होंगे ना वो आपको M2 में रिफ्लेक्ट होंगे, वर्क डन बाय M1 या M0 सॉरी, और इसका जो होगा वो M2 में रिफ्लेक्ट होगा है ना। तो इसी तरह से चेन चलती है। तो बेसिकली ये बहुत रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, टू एंड मेटा मॉडल हायरार्की। ये जो हायरार्की हमने देखी ना इसका एंड करना पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि M3 एक रिफ्लेक्टिव मेटा मॉडल है ना, ऐसे भी कहा जा सकता है। साथ ही साथ में जो अलग अलग चीज़ें हमने देखी थी उनकी भी शॉर्ट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि MOF बताया था हमने, और हमने देखा था OMG है ना, ये देखा था, और हमने लास्ट चीज़ एक और देखी थी UML प्रोफाइल्स। हाँ, तो ये तीनों चीज़ें अपनी जगह हैं, इनके अपने अपने काम हैं और इसके बिना बात बनेगी नहीं। तो इसका जो हमने फुल फॉर्म देखा था वो था मेटा ऑब्जेक्ट फैसिलिटी है ना, ये कंप्लीटनेस या एंड की तरफ ले जाती है। OMG का जो फुल फॉर्म देखा था अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। OMG का फुल फॉर्म था ऑब्जेक्ट, क्या था, ऑब्जेक्ट एनीबॉडी ऑब्जेक्ट क्या था इसका फुल फॉर्म,
दोस्तों इसका फुल फॉर्म था ऑब्जेक्ट मेटा MANAG मैनेजमेंट ग्रुप। आप चाहो तो मैं इसकी भी लिंक आपको दे दूँगा। हो सकता कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको अच्छी लगे, आपके काम आ जाए। बाकी मेरे को नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ देखने लायक चीज़ है। अब आप जैसे मतलब UML प्रोफाइल पे यदि हम बात करें तो मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। ड्राइंग पे नहीं जाके अलाइनमेंट पे गए, अलाइनमेंट पे जाके हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से कैसे ये डिफ़ाइन किए गए हैं। मैं एक काम करूँगा, इसको अगले वीडियो में अच्छे से कवर करूँगा, जिससे कि ये मॉडलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा बहुत अच्छे से कवर हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि 1 या 2 वीडियो से ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं और हम समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे काम करती हैं या क्या क्या रहता है। यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।